तो बेटा हम कल जहाँ से रुक गए थे लिखने में समरी की बुक के अंदर, वो मैं आपको लिखवाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो वो पॉवर्टी के जो इंडिकेटर्स है उसका 8 नंबर का पॉइंट हम आ गए थे और वो मैं आपको लिखवाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऐसा टाइटल दे दीजिए और टाइटल देने के बाद पहला एरो डाल के लिखिए, टू इंक्रीज the production of a country, to increase the production of a country and quality of life of people, and quality of life of people, to increase the production of a country and quality of life of people, comma, continue, electricity is necessary, electricity is necessary। मैं फिर से ये लाइन दोहराऊंगा, आप बच्चे लोग अच्छे से सुनिए। To increase the production of a country and quality life of people, comma, continue, electricity is necessary। तो आपको आपके देश में प्रोडक्शन बढ़ाना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की जो है उसको मैनेज करना हो, मेंटेन करना हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बेहद ज़रूरी है और वो आपको चाहिए ही चाहिए, कंफर्म बात है। सेकंड पॉइंट लिखिए एरो डाल के नेक्स्ट लाइन में, इंडिया इज a main producer and consumer of electricity. India is a main producer and consumer of electricity. India is a major producer and consumer of electricity. नेक्स्ट लाइन में एरो डाल के लिखना, however, because of high population, however, because of high population and low per capita income, low per capita income, comma, per person electricity consumption, per person electricity consumption is very less, is very less, is very less। ये आपका 8 नंबर का पॉइंट था बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। अब 9 नंबर का पॉइंट लिखवाएंगे, नाम है एजुकेशन, नाम है एजुकेशन। आप सब बच्चों को ये टाइटल देना है एजुकेशन। ये पॉवर्टी का एक इंडिकेटर है, जो मैंने कल इसके बारे में सब कुछ आपको सिखा दिया था। अभी हमारी समरी लिखने की ही बाकी है सिर्फ। तो अभी आप पहला एरो डाल के लिखिए एजुकेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, कॉमा, people in the age group of 15 years, people in the age group of 15 years and above, people in the age group of 15 years and above who can read and write, who can read and write are called
are called literate, are called literate. नेक्स्ट लाइन में एरो डाल के लिखना the rest, rest, the rest are called illiterate, the rest are called illiterate and they are mostly poor, and they are mostly poor. नेक्स्ट लाइन में एरो डाल के लिखना lack of education and training, lack of education and training gives rise to unskilled and less productive laborers, unskilled and less productive laborers in the country, in the country. नेक्स्ट लाइन में लिखिए such laborers gets limited work opportunities and choices such laborers get limited work opportunities and choices and so they get less wages and so they get less wages and their incomes are low and their incomes are low. अभी एक टेबल बनाना है आपको सब बच्चों को, उसमें सबसे पहला लिखिए कंट्रीज, ऐसा लिखिएगा कंट्रीज ऐसा लिखिएगा और उसमें 4 कंट्री के नाम लिखने 1 बाय 1। पहला नाम लिखिए ब्राजील, ब्राजील लिखिए, उसके नीचे लिखिए इंडिया, इंडिया लिखिए, उसके नीचे लिखिए नेपाल, नेपाल, उसके नीचे लिखिए पाकिस्तान। मैंने 4 कंट्री के नाम आपको 1 बाय 1 लिखवाए, ब्राजील, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। अब लिटरेसी रेट परसेंटेज में लिखना है, कंट्री के बाजू में दूसरा टेबल का पार्ट लिखिए, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, ब्रैकेट में लिखना 2011, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ब्रैकेट में लिखना है 2011। अभी ब्राजील है, उसके सामने परसेंटेज लिखिए लिटरेट के 91%, इंडिया में लिखिए 74.04%, नेपाल में लिखिए 60%, पाकिस्तान में लिखिए 55%, 91%, 74.04%, 60%, 55%। नेक्स्ट लाइन में लिखना है एरो डाल के, अभी टेबल खत्म। दिस shows that literacy rate in developing countries is comparatively very low. This shows that literacy rate in developing countries is comparatively very low. यहाँ तक हम एजुकेशन का पार्ट रखते हैं। अब आप 10 नंबर लगाइए और लिखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, ये टाइटल दीजिएगा और उसके बाद पहला एरो डाल के लिखिएगा, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, comma, continue, economic growth rate and economic growth rate and per capita income, economic growth rate and per capita income have increased rapidly in India, comma, नेक्स्ट लाइन में एरो डाल के लिखिएगा, बट बिकॉज ऑफ unequal distribution of income, but because of unequal distribution of income, comma, poverty could not be reduced on a large level, full stop. Poverty could not be reduced on a large level. नेक्स्ट लाइन में एरो डाल के लिखना, because of increase in income inequality, नेक्स्ट लाइन में रोमन लेटर 1 करके लिखना, on one hand, comma, continue, we find rich class of people, on one hand, comma, continue, we find rich class of people with high standard of living, and enjoying good facilities, whereas अभी नेक्स्ट लाइन में रोमन लेटर 2 करके लिखिएगा, on the other hand, we find people of low income group living in slums. On the other hand, we find people of low income group living in slum and deprived of basic necessities like food, education and health. अभी आपको एक टेबल लिखना है, टाइटल दीजिए, ये यहाँ दिया ही हुआ है, आपको सिर्फ लिखना है, सोर्स खास लिखना है, टाइटल दो, शेयर ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम टू टॉप 1% रिच क्लास, और उसमें कंट्री यूएस, यूके, इंडिया, ईयर 1998 में यूएस में 15.2%, ईयर 2012 में यूएस में 18.9%, यूके 12.5, फिर 12.7,
इंडिया 9.0, देन 12.6। और ये इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के हिसाब से मैंने आपको लिखवाया। तो ये टेबल को सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, और टेबल होने के बाद मैं एक लाइन लिखवाना चाहूँगा, तब जाके ये पॉइंट खत्म होगा। और लास्ट इंडिकेटर जो है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो फिर मैं आपको लिखा दूंगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। सर डन। ओके, हो गया हो तो नेक्स्ट लाइन में बोल सर सकते हो। डन। हाँ तो लिख दीजिए अभी नेक्स्ट लाइन। कृतिका जी और शिवम जी क्या बोलते हो, बोल लिखवा दूं लास्ट लाइन? यस सर। ठीक है तो लिखो, फॉर इंडिया it can be said that, for India it can be said that the advantages of economic reforms, for India it can be said that the advantages of economic reforms were more in favor of rich population. For India, comma, continue, it can be said that the advantages of economic reforms were more in favor of the rich population, in favor of the rich population. अभी लास्ट पार्ट लिखना, लास्ट इंडिकेटर पॉवर्टी का, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें टाइटल देने के बाद पहला एरो आपको लिखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से लिखिए। When people are capable to work, when people are capable to work and are willing to work, and are willing to work at present wage rate, at present wage rate, comma, but do not find work, but do not find work, comma, they are called unemployed, they are called unemployed। नेक्स्ट लाइन में डाल के लिखिए, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट in the initial years of planning, in the initial years of planning, and jobless growth after 1991 resulted in less creation of employment opportunities, less creation of employment opportunities as compared to
increase in supply of labor, as increase in supply of labor, comma, continue, which is the main reason of increase in unemployment, which is the main reason of increase in unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का ये मुख्य कारण है. नेक्स्ट लाइन में डाल के लिखो, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम, because of low level of income, comma, an unemployed person cannot fulfill basic needs of his life. Basic needs of his life cannot fulfill. रिपीट करो ना. Because of low level of income, comma, continue, an unemployed person cannot fulfill basic needs of his family. Basic needs of his family. लाइफ नहीं आएगा, फैमिली लिखना. comma, continue, as a result level of poverty remains high. As a result level of poverty remains high. नेक्स्ट लाइन में लास्ट एरो लिखो, इन इंडिया rate of unemployment remained in India, rate of unemployment remained around 9% till 2011. The rate of unemployment remained around 9% till 2011, comma. नेक्स्ट लाइन में लिखना, according to the labor commission, in the year 2013-14, the rate of unemployment among the people, the rate of unemployment among the people who were 15 years and above was 4.9%. 4.9%. नेक्स्ट लिखो, in village area this rate was 4.7%. in village area this rate was 4.7%, and in urban areas it was 5.5%. That's all. बोलिए, सही लग रहा है? यस सर. अभी हमारा जो सेंट्रल डिस्कशन है वो चला जा रहा है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. आप नया क्वेश्चन लिखिए, नया क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, और उस पे हम धीरे धीरे करके आपको गाइड करेंगे. पॉवर्टी होने के रीजंस क्या है, कारण क्या है, तो वो आपको सिखाने हैं. पॉवर्टी होने के जो कारण है, दैट वी वांट टू
एक्सप्लेन टू यू। चलिए, टोटल 5 कॉजेज है। हिस्टोरिकल रीजन, फिर कॉजेज है रूरल पॉवर्टी के, तो उसके 2 सब पार्ट है, नेचुरल कॉज और डेमोग्राफिक फैक्टर। फिर इकोनॉमिक फैक्टर है, उसके 5 सब पार्ट है, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबरर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सोशल रीजन 3 है, 2 है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एक्सपेंडिचर, और अदर में है वॉर, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेक्टिव पॉलिसीज। तो उसके भी सब पार्ट्स वगैरह है, जो धीरे धीरे करके मैं आपको सिखाने का ट्राई करूंगा। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है, जिसको आपको अच्छे से समझना है कि टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, चलो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इट इज बेटर टू नो इट्स कॉजेज। तो उसके उस प्रॉब्लम के अराइज होने के रीजंस क्या है वो पहले आपको फाइंड करने हैं, एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन लेना है। टू इराडिकेट का मतलब होता है रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की समस्या है उसका समाधान करना हो, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स रीजन। तो पॉवर्टी जो अराइज हो रही है उसके कारण जानने पड़ते हैं। इन इंडिया द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी आर एज अंडर, तो पॉवर्टी अराइज होने के जो कारण है वो एज अंडर है। अभी आप लोग सबसे पहला कारण लिखिए हिस्टोरिकल रीजन। हिस्टोरिकल रीजन अच्छे से लिखना, बढ़िया तरीके से, ओके। यस सर। हाँ, तो हिस्टोरिकल रीजन क्या आएगा? तो हिस्ट्री ऐसा दिखा रही है, रफली बोल रहा हूं, कि 17वीं सदी की बात करें, 17th सेंचुरी की, तो इंडिया दूसरे कंट्री के मुकाबले, दूसरे नेशन के मुकाबले ज्यादा अर्बनाइज था, ज्यादा कॉमर्शियलाइज था। इंडिया का पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में मेजर शेयर था, जिसमें कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, स्पीसीज, पैडी, ये सब चीजें आती थी। पर ये इंग्लिश, फ्रेंच और डच पीपल ने जब एंट्री मारी हमारे कंट्री के अंदर और कॉलोनियल रूल लगाया, ब्रिटिश रूल लगाया, तो इंडिया का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लेवल पूरा डिट्रॉय हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और धीरे धीरे हमारी एग्रीकल्चर में भी डिक्लाइन आने लगी कि एक बाजू इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बेस्ड था किस पे? मॉनसून पे। और ब्रिटिशर्स जो थे वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या मनी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर। इरिगेशन प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट नहीं किए थे। उन लोगों को भारत की एग्रीकल्चर को डेवलप करने का कोई इच्छा नहीं था। दूसरी बाजू ड्रॉट होते रहते थे, जमींदारी प्रथा चल रही थी, लैंड पे महसूल लेने की बात हो रही थी, टेनेंसी का एक्ट था, इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर की दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। फार्मर्स डेप्ट के जाल में फंस गए थे, और वो डेप्ट और उसका इंटरेस्ट रीपे करने की कैपेसिटी भी उनकी खत्म हो गई थी। अभी वो कल्टीवेटर्स जो है वो लैंडलेस लेबरर हो गए, उनको अपनी जमीनों को बेचना पड़ा, साहूकारों को, जमींदारों को। सो ब्रिटिश रूल के हिसाब से फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत भुगता है हमारे देश में, उसकी वजह से पॉवर्टी में बढ़ोतरी हुई है। अभी इंडस्ट्री को भी हमारी उजाड़ डाला अंग्रेजों ने, डिक्लाइनिंग स्टेज आया। ये ब्रिटिशर्स जो थे वो ऐसी ट्रेड पॉलिसी फॉलो करते थे, ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी फॉलो करते थे, या ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो करते थे कि जो भारत में ये अंग्रेजों का व्यापार हो तो उनको फायदा ज्यादा मिले, इंडियन को फायदा ना मिले, इंडियन प्रोड्यूसर को फायदा ना मिले। इंडिया की एक्सपोर्टों को रोक दिया गया था यूरोप के जो देश है उसमें, और जो भी गुड्स था वो इंग्लैंड में प्रोड्यूस होता था, तो वो इंग्लैंड का गुड्स भारत में बिकने के लिए आए तो स्पेशल कंसेशन, एग्जामिनेशन मिलता था इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए।
और यहाँ गुड्स का जो सप्लाई हो रहा था वो पूरे इंडिया के ईच एंड एवरी कॉर्नर पे हो रहा था। इसलिए इंडियन रेलवे को बहुत अच्छे से डेवलप किया और आगे बढ़ाया ब्रिटिशर्स ने अपने स्वार्थ के लिए। उनकी अनट्रेड फेयर पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत प्रॉफिट मेकिंग करते थे, और जो अपने ब्रिटेन के अंदर उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था उसकी वजह से जो फिनिश गुड्स था वो ब्रिटेन में प्रोड्यूस करते थे और इंडिया में लाके बेचते थे। इसकी वजह से इंडिया का ट्रेड और इंडिया के जो बिजनेस है उसकी कंपटीशन करने की पावर खत्म हो गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो गई, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री इंडिया के खलास हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी स्टार्ट राइजिंग। बोलो ठीक है, ये रफ है हिस्टोरिकल रीजन गरीबी का। यस यस अभी मैं ये यस चीज सर। अंदर से पढ़ू के लिखवा दूं डायरेक्ट? बोलो क्या करना है? नहीं सर, लिखवा दो। बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं? शिवम जी, कृतिका जी, यस सर, लिखवा दो। भाविका यस जी? सर, ओके, लिखवा दो सर। तो समझ में आ गया है ना पूरा पॉइंट जो मैंने बोला वो? यस सर। यस सर। तो चलेगा ना, दिक्कत नहीं रहेगी ना? नो सर। ओके, शिवम जी है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना मैं अंदर से ना पढ़ू तो? अभी तो ओके सर। हाँ सर। ओके, तो एक बार लिख के देखो कैसा लग रहा है, वरना फिर हमारे जो सिस्टम है वही फॉलो करेंगे। चलो ना एक बार देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो, हिस्टोरियन सेज दैट, इतिहासकार ऐसा बताते हैं 17वीं सदी में इंडिया वॉज कंपैरेटिवली मोर अर्बनाइज, बहुत शहर का विकास हो गया था, बहुत कॉमर्शियल नेशन था, एक्सपोर्ट में अव्वल था, सबसे आगे था। इन बिजनेस इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, विद दैट सिल्क, स्पीसीज, पैडी वो एक्सपोर्ट करता था। बट आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच, डच पीपल and the due to their policy of colonial exploitations, इंडियाज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सिचुएशन खराब हो गई, डिटेरियोरेट, बिगड़ गई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, agriculture sector suffered in India due to many reasons. On one hand, India and agriculture was based on monsoon. Britishers did not show any interest in investing money in irrigation project. On the other hand, due to repeated drought, zamindari system and tenancy system, the farmers economic condition deteriorated, खराब हो गई। They were under the pressure of debt and interest on loan given to them by zamindar, money lenders, big businessmen. Cultivators start losing their land क्योंकि वो पैसा नहीं जमा कर पाए अपने जो डेप्ट किया उसका ब्याज सहित। The farmers and agriculture suffered and so poverty increased. तो पॉवर्टी बढ़ गई। बोलिए सही है? यस यस सर। सर। आगे बढ़ते हैं। In case of business and trade, Britishers followed that kind of trade policy, tax policy and industrial policy which would benefit them by trading in India. Indian exports were prohibited in Europe, whereas goods produced in England were given a lot of tax concession and freedom to sell in the Indian market. तो इंग्लैंड का गुड्स यहाँ बेच सकते हो अच्छे से कंसेशन के साथ, और हमारा गुड्स फॉरेन में नहीं बिकेगा। बोलो कैसा कर दिया? पूरा खलास। Moreover, to supply these goods to each and every corner of India, Indian Railway extensively used, अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी। Because of this kind of policy, Britishers gained surplus from production and sale in India, which they invest in Britain to speed up industrialization and use Indian market to sell final goods produced in Britain. तो हमारा पैसा लेके जाते थे, इंग्लैंड में इन्वेस्ट करते थे, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे, एक्सपोर्ट करके हमारी कंट्री को इंपोर्ट करवाते थे और उनका गेन देख लेते थे। In this system, Indian trade and business started losing their competitive power and production power. इंडिया ने competitive power भी घुमा दिया, प्रोडक्शन पावर भी खलास हो गया। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इंडिया की जो है वो धुल गई, रियूंड हो गई। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ गई। अब बोलो कैसा लगा? एकदम कंप्लीट बढ़िया, समझ में आया ऐसा कि दिक्कत भरा?
यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया सर।